हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं आप मंथली करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। एक महीने का ये पूरा करंट अफेयर होता है। यदि आप डेली करंट अफेयर में कुछ छूट जाता हो या डेली करंट अफेयर से अलावा कुछ एक्स्ट्रा और आप जानना चाहते हो डिटेल्स में अलग एनालिसिस के साथ, तो आप इस मंथली करंट अफेयर के साथ जुड़िए और 2 से 3 या 4 वीडियो मैक्सिमम 2-3 वीडियो में आपको कवर करवा दिया जाएगा। टॉप 100 मस्ट करंट अफेयर है ये, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अपने टॉपिक की ओर। आपको कुछ भी सुझाव सजेशन होगा बिल्कुल दीजिएगा। जेएसएससी स्पेशल भी बैच यूट्यूब पे भी अब स्टार्ट करेंगे हम, तो आप उससे भी जुड़िएगा और बताइएगा आपको कौन सा विषय का वीडियो चाहिए। चलें फिर क्वेश्चन नंबर 1 चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन भी है और एनालिसिस भी है, दोनों चीज़ कराते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन है, ये केवल आपको क्वेश्चन और आंसर नहीं दिया जाएगा, पूरा एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मई 2023 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिनेवा है आयोजित 76वीं वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है। ऑप्शन ए, हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ की थीम के तहत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 76वीं वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई। ऑप्शन बी, WHO के सदस्य अगले 2 वर्षों 2024-25 के लिए WHO के 6.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कार्यक्रम बजट पर सहमत हुए, जो निर्धारित योगदान यानी सदस्यता शुल्क के ऐतिहासिक 20% वृद्धि दर्शाता है। सी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया और टुगेदर वी फाइट अगेंस्ट टीबी एक साइड इवेंट सत्र में मुख्य भाषण दिया। आपको इसमें से ऑप्शन अब चूज करना है कि केवल ऑप्शन ए सही है, और ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, केवल ए एंड बी सही है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, केवल बी एवं सी सही है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, ए एवं सी सही है। ऑप्शन नंबर 5 में ए बी सी, मतलब कि क्या तीनों सही है। उत्तर क्या है, केवल बी एवं सी सही है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया आपका, बी एवं सी सही है। स्पष्टीकरण देख लीजिए। देखिए वहां पे थीम गलत था। WHO at 75 सेविंग लिव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल की थीम के साथ 21 से 30 मई 2023 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में 76वीं वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया। वहां पे थीम गलत था, बाकी ये सब चीजें सही थी। आगे देख लीजिए क्या है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने, भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की बात हो रही है, कौन है अभी, मनसुख मंडाविया ने 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया और टुगेदर वी फाइट अगेंस्ट टीबी पर एक साइड इवेंट सत्र में मुख्य भाषण दिया। साइड इवेंट मीन्स उसी सभा में एक और इवेंट किया गया था, उसमें मुख्य भाषण के रूप में इन्होंने ये दिया, टुगेदर वी फाइट अगेंस्ट टीबी और हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया। देखिए ऑप्शन 2 क्या है, WHO के सदस्य राज्य अगले 2 वर्षों 2024-2025 के लिए WHO के 6.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कार्यक्रम बजट पर सहमत हुए, जो निर्धारित योगदान सदस्यता शुल्क में ऐतिहासिक कितना 20% की वृद्धि दर्शाता है। तीसरा क्या है, विश्व स्वास्थ्य सभा ने ताइवान को इस आयोजन का निमंत्रण नहीं दिया और चीन विरोध के कारण इसे बाहर कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि ताइवान पर हमेशा चीन जो है अपना कर्जा, अपना उस पर अधिकार जताते रहता है। ठीक है, वो कहता है चीन बोलता है कि ताइवान हमारा ही है। चीन और ताइवान दोनों 2 देश नहीं है, चीन का ही पार्ट ताइवान है, तो वो ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता है, तो इसी विरोध के कारण इसे बाहर कर दिया गया WHO से। ठीक है, चलें चौथा क्या है, विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रतिनिधियों ने महिला, बच्चों और किशोर स्वास्थ्य 2016 से 30 के लिए वैश्विक रणनीति के खिलाफ प्रगति पर चर्चा की। क्या है कि महिला, बच्चा और किशोर से संबंधित 2016 से 30 एक वैश्विक रणनीति बनाया गया था और इसी की प्रगति कितना हो रही है या कितना हुई अभी इस पर चर्चा की गई। ठीक है, क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पर अब आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में मई 23 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार सहित कुल 22 देशों में वैश्विक स्तर पर 18 हॉट स्पॉट में भूखमरी की स्थिति और बिगड़ने वाली है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार सहित कुल 22 देश की बात हो रही है। इसमें क्या है, वैश्विक स्तर पर 18 हॉट स्पॉट ऐसे हैं जहां भूखमरी की स्थिति और बिगड़ने वाली है। किस संगठन ने यह
रिपोर्ट जारी की है किस संगठन के द्वारा? विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन। ऑप्शन 4 A एवं 2 दोनों। ऑप्शन 5 में क्या है? 1 एवं 3 दोनों। तो कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन 5 सही है, 1 एवं 3 दोनों। एक में क्या है? विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन, ये दोनों मिलकर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं स्पष्टीकरण। खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की संयुक्त रिपोर्ट, ये दोनों का संयुक्त रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा 29 मई 2023 को हंगर हॉटस्पॉट FAO WPF, यानी FAO मतलब खाद्य और कृषि संगठन और WFP मतलब विश्व खाद्य कार्यक्रम, अर्ली वार्निंग्स ऑन एक्यूट फूड सिक्योरिटी जून टू नवंबर 2023 आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार के क्षेत्रों सहित कुल 22 देशों में 18 हॉटस्पॉट में ग्लोबली हंगर की स्थिति और बिगड़ने वाली है, यह रिपोर्ट में बताया है उन्होंने। हॉटस्पॉट वे स्थान होते हैं जहां जून से नवंबर तक तीव्र भूखमरी के बिगड़ने का उच्च जोखिम होता है। जून से नवंबर तक रिपोर्ट ने 22 देशों तक पहुंच बनाई जहां 18 क्षेत्रों के लिए तीव्र असुरक्षा संभावित रूप से परिणाम और गंभीरता में वृद्धि कर सकती है। क्लियर है? चलें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में, यानी मई 2023 की न्यूज है, या मई का ही करंट अफेयर है। और दोस्तों हाँ, इसका PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्या है? उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में डायबिटिक रोगियों के लिए भारत की पहली इंश्योरेंस प्लान लॉन्च की। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, जैसे डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन कंपनी कौन है ऐसा जो लॉन्च किया है डायबिटीज रोगियों के लिए? स्टार हेल्थ एंड एलाइंस इंश्योरेंस, दूसरा बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, चौथा भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस और पांचवा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। क्या होगा उत्तर? डेली करंट अफेयर में भी हम बताए थे आपको, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस। स्पष्टीकरण क्या है? निजी लाइफ इंश्योरेंस मतलब प्राइवेट कंपनी है। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टाइप 2 डायबिटिक और प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई एक भारतीय लाइफ इंश्योरेंस उद्योग में अपनी तरह की पहली इंश्योरेंस प्लान लॉन्च की है, जिसका नाम बजाज एलियांज लाइफ डायबिटीज टर्म प्लान सब 8HBA1C है। तो ये आपको याद रखना उतना जरूरी नहीं है। यदि बैंक या किसी बीमा कंपनी के एजेंट वगैरह के लिए या ऑफिसर्स के लिए आप तैयारी करते हो तो इसे आप याद रखिएगा, अन्यथा आप बस याद रखेंगे कि डायबिटिक रोगियों के लिए किसने इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने। ठीक है, बजाज एलियांज लाइफ के आंकड़ों के अनुसार भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। देश में डायबिटिक आबादी 2025 तक 69.9 मिलियन और 2030 तक 80 मिलियन पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, 80 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 80 मिलियन में फिर आप जोड़ लीजिए, मतलब 8 करोड़ हो जाएंगे। 8 करोड़ कब तक? 2030 तक डायबिटिक भारत में। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा कदम है, उनके लिए भी लाइफ इंश्योरेंस लाया गया है। तो डायबिटिक टर्म प्लान सब 8HBA1C डायबिटिक वाले लोगों की स्वास्थ्य स्थिति की बीमारियों को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा कवरेज प्रदान करता है। प्री डायबिटिक टर्म प्लान या टाइप 2 डायबिटिक व्यक्तियों के लिए सुरक्षा को सक्षम करेगा जिनका HbA1c हीमोग्लोबिन 8% तक है। HB हीमोग्लोबिन को ही बोलते हैं, मतलब 8% तक जिनका HB भी है हीमोग्लोबिन, उन्हें यह टर्म प्लान दिया जाएगा, इसीलिए 8HB लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको याद कर लेंगे। अब वो भी याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, किस संगठन ने हाल ही में मई 2023 में अगले 5 वर्षों के लिए अस्थायी जलवायु लचीली और समावेशी विकास प्राप्त करने के प्रयासों में भारत की सहायता के लिए अपनी इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी केट लाइट रोबस्ट क्लाइमेट रेसिलेंट एंड एक्सक्लूसिव ग्रोथ शुरू किया है? किस संगठन ने? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन या एशियाई विकास बैंक ADB। क्या होगा उत्तर? एशियाई विकास बैंक, 5वां सही है। स्पष्टीकरण देख लीजिए।
23 मई 2023 को एशियाई बैंक ने एडीबी ने अगले 5 वर्षों के लिए अस्थायी जलवायु लचीला और समावेशी विकास प्राप्त करने के प्रयासों में भारत की सहायता करेगा। अपनी इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी 2023 से 27 केटलाइज रोबस्ट क्लाइमेट रेसिलेंट एंड एक्सक्लूसिव ग्रोथ शुरू किया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर बैकअप देते रहते हैं। जैसे एसएससी के लिए स्पेशल बैच यूट्यूब पे भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उससे भी आप जरूर देखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? मजबूत जलवायु लचीला और समावेशी विकास को उत्प्रेरित करने के लिए भारत का समर्थन करना और 2047 तक भारत की राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जब भारत स्वतंत्रता के 47 साल पूरे करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में देखिए दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चन ऐसे ही सिलेक्ट नहीं किया गया है, इसे टीम द्वारा बहुत ही मंथन करने के बाद सिलेक्ट किया जाता है कि आपके लिए कौन करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। ऐसे डेली करंट अफेयर में डेली हम 10 से 12 क्वेश्चन कराते हैं, तो एक महीने का आप जोड़ लेंगे तो 300 से 400 के बीच में करंट अफेयर होते हैं। लेकिन यहाँ पे टॉप 100 सिलेक्ट किया गया है जो आने की संभावना 80-90% एग्जाम में है, ठीक है, हर एग्जाम में। तो आप इसे जरूर देखिए, समझिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ भी प्राप्त कीजिए। हाल ही में मई 2023 में किसे गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका मतलब है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? नीलमणि फुकन, अमिताभ घोष, दामोदर मौजो, कृष्णा सोपती, शंख घोष। उत्तर क्या है? दामोदर मौजो, ठीक है। प्रख्यात कोंकणी लेखक, ये कोंकणी के लेखक हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता दामोदर मौजो को गोवा के राजभवन पणजी में आयोजित एक कार्यक्रम में गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दामोदर मौजो, याद रखिएगा, ये मौज करेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया तो इस ज्ञान से मौज करेंगे अब, ऐसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और झारखंड में एक दामोदर नदी है, ठीक है, तो झारखंड वाले ऐसे याद रख लीजिएगा, हमारे यहाँ की नदी है, उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। चलिए, याद रखने के लिए कुछ भी आप सोच सकते हैं। आपके लॉजिक को एग्जामिनर नहीं पूछेगा, या आप जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके गांव घर हितजन जो भी होंगे रिलेटिव, वो आपसे लॉजिक नहीं पूछेंगे कैसे आप याद करते थे, आपकी सफलता को देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैसे भी याद रख सकते हैं, तो जोड़ करके। तो किसे मिला है? दामोदर मौजो को। वह पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्र केलकर के बाद दूसरे कोंकणी लेखक हैं। पहले कोंकणी लेखक कौन है? ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले ज्ञानपीठ रविंद्र केलकर, ये भी आप ध्यान रखिए। और ये दूसरे कोंकणी लेखक हो गए, ठीक है। रविंद्र केलकर जो है 42वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता थे। ये कितना है? 57वां, ठीक है। साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोट क्या है देखिए, असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 56 किसको मिला था? ज्ञानपीठ, ये भी आप ध्यान रखिए, असम के कवि थे नीलमणि फुकन। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2023 में 29 मई 2023 के बीच आयोजित 31 मार्च 2023 से 29 मई 2023 के बीच आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 के 16वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? आप लोग मैच तो देखते ही देखते हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर तो आपसे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के ने अहमदाबाद गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2023 के फाइनल में हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर अपना 5वां आईपीएल खिताब किया। ये पहला ऑप्शन। दूसरा, 6 मई 2023 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी के विराट कोहली एक T20 टूर्नामेंट आईपीएल में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, कौन से गलत है आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कौन से गलत है, जो गलत होगा वो आप आंसर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा क्लियर कीजिएगा, ऐसे एग्जाम में भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो इसलिए गलत चूज करना है या सही चूज करना है, यह भी प्रश्न में ध्यान से देखना पड़ता है। एमएस धोनी ने सीएसके के घरेलू मैदान एमए चिदंबरम स्टेडियम में एलएसजी के खिलाफ मैच के दौरान आईपीएल में 5000 रन का आंकड़ा पार किया। ऑप्शन 4, राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर युजवेंद्र चहल T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। ऑप्शन 5, रवि बिश्नोई आईपीएल प्ले ऑफ मैच में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले क्रिकेटर बने। कौन सा ऑप्शन गलत है? यही 5वां गलत है। रवि बिश्नोई आईपीएल प्ले ऑफ मैच में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले क्रिकेटर बने। बाकी सही है, पता है आपको, महेंद्र सिंह धोनी की टीम सीएसके ही जीती है, 5वां बार हो गया है। चलिए स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
में महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने IPL 2023 के 16वें संस्करण फाइनल में हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस, गुजरात में जीते और गुजरात टाइटंस को ही हराती है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, को 5 विकेट से हराकर अपना 5 विकेट से हराया भी, और ये 5वीं बार CSK जीता भी है। तो ऐसे भी याद रखिएगा। देखिए लॉजिक बहुत अच्छा बैठ रहा है। कब 2010, 11, 18, 21 और 23 5 ये जीता है किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने। टूर्नामेंट 31 मार्च से 28 मई 2023 तक आयोजित था। चलें, IPL का 16वां संस्करण IPL 2023 या IPL 16 यानी कि 16वां, ठीक है, 2023 में 16वां हो रहा है, जिसे प्रायोजन कारणों से टाटा IPL 2023 के रूप में भी जाना जाता है। भारत में एक फ्रेंचाइजी 20 क्रिकेट लीग है। इस जीत के साथ CSK ने सबसे अधिक ट्रॉफी के मुंबई इंडियंस रिकॉर्ड की बराबरी की और टीम ने 14 संस्करणों में 5 खिताब जीते और मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसने 16 संस्करणों में 5 खिताब जीते थे। तो ये भी एक रिकॉर्ड टूटा है। 6 मई 2023 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विराट कोहली एक T20 टूर्नामेंट IPL में 7000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। 6 मई को, ठीक है, 7000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। कौन? विराट कोहली, आप याद रखिएगा। 3 अप्रैल 2023 को MS धोनी ने CSK के घरेलू मैदान AM चिदम्बरम स्टेडियम, ठीक है, में LSG के खिलाफ मैच के दौरान IPL में 5000 रन का आंकड़ा प्राप्त किया। राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर युजवेंद्र चहल T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। कौन? युजवेंद्र चहल, 300 विकेट लेने वाले। T20 क्रिकेट की बात हो रही है, ठीक है। 22 अप्रैल 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ MI मुंबई इंडियंस की बात हो रही है कि मैच के दौरान मुंबई इंडियंस स्पिनर पीयूष चावला ने रविंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ दिया और इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। और देख लीजिए क्या है, 26 मई 2023 को GT और MI के बीच क्वालीफायर 2 के दौरान साई सुदर्शन ने 31 गेंदों में 43 रन बनाए और 20वें ओवर में से पहले राशिद खान द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से नाबाद रहे। वह IPL प्ले मैच में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले क्रिकेटर बने। कौन? साई सुदर्शन। साई सुदर्शन IPL प्ले मैच में रिटायर्ड आउट होने वाले। वह रविचंद्रन अश्विनी और अथर्व तायदे के बाद IPL इतिहास में रिटायर होने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। IPL में तीसरे खिलाड़ी हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 31 मई 2023 को कैबिनेट की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से बिंदु सही है अथवा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति के गठन और अधिकारिता को मंजूरी दे दी है। B, कैबिनेट ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। C, केंद्रीय कैबिनेट ने 2023 से 2028 तक 5 साल की अवधि के लिए चलने वाले 28 और शहरों के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 1.0 को भी मंजूरी दी। आपको बताना है कि कैबिनेट ने क्या मंजूरी दी है। कैबिनेट मीन्स मिनिस्टर की एक सभा होती है किसी चीज़ को मंजूरी देने के लिए। उत्तर क्या होगा सही? A एवं B सही है, ठीक है। क्या है A में देख लीजिए और क्या है B में। अब चलिए स्पष्टीकरण देख लेते हैं। 31 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल, देखिए मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन हमेशा करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी। भारत में खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के केंद्र सरकार की योजना की तर्ज पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति के गठन और अधिकारिता को मंजूरी दी। अब सहकारी क्षेत्र के भी अनाज भंडारण की सुविधा दी जाएगी। जैसे गवर्नमेंट अनाज का भंडारण करती है, वैसे सहकारी क्षेत्र में भी सरकार इस योजना के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए यानी 1 ट्रिलियन रुपए का निवेश करेगी, ताकि सहकारी क्षेत्र में खाद्यान्न भंडारण क्षमता को वर्तमान में लगभग 1450 लाख टन से 7 लाख टन बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में 2150 लाख टन तक हर ब्लॉक में 2000 टन के गोदाम की क्षमता का निर्माण किया जा सके। अभी वर्तमान में कितना? 1450 लाख टन हमारे यहाँ खाद्यान्न भंडारण क्षमता है।
मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। यह कार्यालय यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सहयोग से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के विकास, सहयोग और तकनीकी सहायता गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा। टेक्निकल सहायता के लिए स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम को और अधिक विस्तारित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए चलने वाले 18 सिटीज को सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 को मंजूरी दी है। 1.0 नहीं, 2.0, वहाँ ऑप्शन में क्या था 1.0। CITIS जो है 2.0 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, उस एजेंसी का नाम क्या है, एगेटिटंस्टॉल्ट फॉर विब्राफ बाउ, यूरोपीय संघ का है एजेंसी और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से विकसित एक पहल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। मई 2023 में भारत ने गगन GPS ग्लोबलिन पोजीशन भारत का है गगन एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन उपग्रह तकनीक का उपयोग करके जुहू से पुणे महाराष्ट्र की उड़ान के लिए हेलीकॉप्टर के लिए प्रदर्शित आधारित नेविगेशन का एशिया का पहला प्रदर्शन किया। कौन सी सरकारी एजेंसी या कंपनी ने भारतीय विमान प्राधिकरण के साथ गगन तकनीक विकसित की है? भारतीय विमान प्राधिकरण के साथ मिलकर गगन तकनीक विकसित की है। कौन सी एजेंसी बताइए, क्या है? इसरो। इसरो गगन तकनीक विकसित की है। ठीक है, भारत ने हेलीकॉप्टर के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का एशिया का पहला प्रदर्शन किया। जुहू मुंबई का एक उपनगर है और महाराष्ट्र से पुणे महाराष्ट्र की उड़ान गगन उपग्रह तकनीक का उपयोग करके बनाई गई है, जो उच्च गुणवत्ता वाले हवाई यातायात प्रबंधन की अनुमति देता है। गगन तकनीक को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। गगन एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष आधारित वृद्धि प्रणाली है जो GPS मानक पोजिशनिंग सर्विस नेविगेशन सिग्नल को आवश्यक संवर्धन प्रदान करने के लिए ग्राउंड स्टेशनों की एक प्रणाली का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 9। 31 मई 2023 को ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री में तंबाकू उत्पादों के ऑनलाइन चित्रण के नियमन के लिए OTT दिशा निर्देश जारी करके OTT ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म है, जहां आजकल आप जानते हैं कि मूवी वगैरह देखे जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों को विनियमित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? कौन बन गया है? भारत। आपको याद रखना है, सभी OTT प्लेटफॉर्म को तंबाकू विरोधी चेतावनियों को रेगुलेट करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? भारत। आप याद रखिएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई 2023 के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, ये ने ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री में तंबाकू उत्पादों को ऑनलाइन चित्रण के विनियमन के लिए OTT दिशा निर्देश जारी किए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि इस रिलीज के साथ भारत OTT प्लेटफॉर्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों को विनियमित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। OTT दिशा निर्देश के बारे में आप देख लीजिए थोड़ा। तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग को प्रदर्शित करने वाली ऑनलाइन क्यूरेटेड की गई सामग्री के प्रकाशकों को विशिष्ट दिशा निर्देश का पालन करना होगा और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रतिनिधियों वाली की अंतर मंत्रालय समिति दिशा निर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के संबंध में अपने स्वयं के प्रस्ताव यानी सुओ मोटो, मतलब जब भी कोई OTT प्लेटफॉर्म दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो ये खुद से कोई उसका रिपोर्ट करने नहीं जाएगा, कोई शिकायत करने नहीं जाएगा कि वो OTT प्लेटफॉर्म ने इस दिशा निर्देश का उल्लंघन किया है। ये सुओ मोटो उसी को बोलते हैं, पर शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 10। मई 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें संस्करण वर्ल्ड ऑफ वर्क की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी 2023 में कितना प्रतिशत बढ़कर पूर्व महामारी के स्तर से 191 मिलियन तक गिरने का अनुमान है? 5.3% की बेरोजगारी दर के अनुरूप पूर्व महामारी के स्तर से 191 मिलियन तक गिरने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें संस्करण वर्ल्ड ऑफ वर्क के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी पूर्व महामारी का स्तर के नीचे 191 मिलियन तक गिरने का अनुमान है, जो 2023 में 5.3% की बेरोजगारी दर के अनुरूप है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कम आय वाले देश रिकवरी प्रक्रिया में बहुत पीछे रह सकते हैं। 2023 में वैश्विक नौकरियों का अंतर 453 मिलियन लोगों या 11.7% होने का अनुमान है, जो बेरोजगारी की संख्या के दोगुने से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की उस सहायक कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क और आईआईटीएम इनक्यूबेशन सेल के साथ मिलकर भाषा की बाधाओं को खत्म करने के लिए पूरे भारत में वॉइस बैंकिंग समाधान शुरू किया। आरबीआई की सहायक कंपनी कौन है? वह रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। आप याद रखिएगा, ये आरबीआई की सहायक कंपनी है, भाषा के लिए काम कर रही है आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। ठीक है। वॉइस बैंकिंग समाधान का उद्देश्य प्रारंभिक चरण में हिंदी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी में वॉइस कंट्रोल के माध्यम से बुनियादी बैंकिंग लेन देन करना है। ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 की चौथी तिमाही क्वार्टर फाइनल की बात हो रही है में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि वर्ष दर वर्ष अनुमानित है। कितना? क्वार्टर 4 की बात हो रही है, 6.1%। ये केंद्र सरकार की आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक अलग जारी करती है, बहुत सारी एजेंसियां हैं विश्व के, वो भी जारी करती है रेटिंग विकास दर भारत के लिए। ये केंद्र सरकार के अनुसार है, तो आप याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। 30 मई 2023 को केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार क्वार्टर फाइनल फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी जनवरी से मार्च 2023 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जानते हैं क्या होता है? जीडीपी वह होता है जो भारत की धरती पर जितने भी गुड्स, वस्तुएं या जो भी पैसा, मनी, जो भी प्रोडक्ट वगैरह पैदा होते हैं भारत की धरती पे, पूरा भारत की जितने भी नक्शे पे, चाहे वो पैदा कोई विदेशी कंपनी करता हो या भारतीय कंपनी करता हो, वो जीडीपी कहलाते हैं। ठीक है। एक होता है जीएनपी, उसे हम कभी आएगा तो बताएंगे। ठीक है। उसमें बस अंतर यही हो जाता है कि भारत की धरती पर जो विदेशी कंपनियां पैदा करती है वो माइनस हो जाता है, लेकिन इसके जगह पे भारतीय कंपनियां, भारतीय लोग कहीं विदेश की धरती पर कुछ पैदा करते हैं तो इसमें ऐड हो जाता है। मतलब कि यहाँ की धरती पर विदेशी कंपनी का माइनस हो जाएगा और यहाँ की कंपनी विदेश की धरती पर कुछ अगर पैदा करती है या कोई व्यक्ति भी या पैसा जितना भी कमाता है विदेश जाते हैं वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, जून 2023 में जीपी मॉर्गन ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की वार्षिक वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर कर दिया है। कितना? 5.5%। क्वेश्चन नंबर 14, जून 2023 में अर्जेंटीना से विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया और भारत को महामृत्युंजय पात्रा, भारत से महामृत्युंजय पात्रा को WMO यानी मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो कौन सा केवल नंबर के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? ऑप्शन क्या सही है? सेलेस्टे साउलो। सेलेस्टे साउलो, यहाँ सेलेस्टे साउलो कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के पहली महिला महासचिव चुने गए हैं। ठीक है। और भारत से महामृत्युंजय पात्रा को WMO के उपाध्यक्ष चुना गया है। तो ये कौन से? तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। डिटेल स्पष्टीकरण देख लीजिए। 1 जून 2023 को अर्जेंटीना के एक प्रमुख मौसम विज्ञानी प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जो मौसम विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। सेलेस्टे साउलो जो वर्तमान में WMO के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं, 1 जनवरी 2024 को WMO के SG के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह फिनलैंड की प्रो पेट्री तालस की जगह लेंगी जो 2016 से WMO के SG दूसरे कार्यकाल के लिए ये थे। प्रो पेट्री कहाँ के? फिनलैंड के थे, नोकिया कंपनी जहाँ की है मोबाइल की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक महामृत्युंजय पात्रा को WMO के तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मृत्युंजय महापात्र। क्वेश्चन नंबर 15, जून 2023 तक ई बैंक गारंटी और बीमा जमानत बांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे बिंदु सही है अथवा है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर क्या है और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है? किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे रोड वगैरह को बनाने के लिए एक मॉडल है गवर्नमेंट का, ये बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ड मीन्स खुद बनाएगी कोई कंपनियां, अपने पैसे लगाकर ऑपरेट करेगी और फिर सरकार को ट्रांसफर कर देगी जब वो अपना टोल टैक्स वगैरह वसूल कर लेगी। तो हाइब्रिड में सरकार भी उसमें मिली हुई रहती है, कुछ सरकार भी उसमें पैसा लगाती है और कंपनियां भी लगाती है। ठीक है। तो उसी तरह के टोल परियोजनाओं को मानक दस्तावेजों में पुलिस सुरक्षा और प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में ई बैंक गारंटी और बीमा जमानत बॉन्ड की स्वीकृति को मंजूरी दे दी। सड़क विकास, टोल अनुबंध, रुपये और किसी भी अन्य अनुबंध सहित मौजूदा अनुबंध जिसमें मंत्रालय ने 1 GB निर्धारित किया है, 1 BG को बीमा जमानत बॉन्ड के साथ बदला जाएगा। बैंक गारंटी, बीजी मीन्स बैंक गारंटी है। भौतिक बैंक गारंटी बोली सुरक्षा या प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में ली जा रही है को स्वीकार किया जा सकता है यदि ई बैंक गारंटी संभव नहीं है तो।
तो इसमें क्या है, तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में लो कास्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजेक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करने के लिए भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के साथ भागीदारी की। कौन सा संगठन है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इरेना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है, द्वारा निर्मित लो कास्ट फाइनेंस, लो मतलब लो कास्ट, शीर्षक वाली एक रिपोर्ट से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को रोल आउट करने में भारत की उपलब्धता की प्रशंसा की, इसे अभूतपूर्व बताया। ठीक है, भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर है और पवन ऊर्जा आधार दुनिया में चौथे सबसे बड़ा है भारत में, ये आप ध्यान रखिएगा। 17 जून, क्वेश्चन नंबर 17, जून 2023 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश
क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। उस संस्थान का नाम बताइए जिसने हाल ही में जून 23 की न्यूज है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि बांधों की भूकंप सुरक्षा के लिए भारत का अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जा सके। तो वह कौन सा है संस्थान? मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के साथ एक हस्ताक्षर किया है राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए भूकंप सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 22, 30 मई 2023 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक की एनुअल रिपोर्ट 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? आरबीआई की आय 2022-23 में 47.06% बढ़कर 2.35 लाख करोड़ रुपए और खर्च 14.05 बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपए हो गया। मतलब इतना इनकम है, इतना खर्च है किसका? आरबीआई का। बी क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को फाइनेंशियल ईयर 2023 में वास्तविक जीडीपी में 8% की वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.3% थी। ऑप्शन सी, 2022-23 में बैंक धोखाधड़ी 13,530 मामलों की पहचान की गई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अधिकतम बैंक धोखाधड़ी राशि का योगदान करते हैं। कौन सा सही है? A1 सी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, अधिकतम बैंक धोखाधड़ी राशि का योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में 25 मई से 3 जून 2023 तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने कुल 69 पदक, 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य के साथ तीसरे संस्करण की समग्र चैंपियनशिप जीती। और ये बीरा आप ये देख लेंगे, कोई स्टेट वेरिएबल से रिलेटेड है तो उत्तर प्रदेश का होंगे तो आप इसे देख लेंगे, अन्यथा हम इसे ट्वीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि समय का भी देखना है। स्पष्टीकरण आप देख लीजिए आराम से पॉज करके या पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 24, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल अभी कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड वहां के प्रधानमंत्री हैं। 31 मई से 3 जून 2023 तक की भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? यात्रा के दौरान भारत और नेपाल ने एक एकीकृत चेक पोस्ट विकास और हाइड्रो बिजली परियोजनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों का में 7 दस्तावेज समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सही है यह। बी क्या है? दोनों देशों ने दीर्घकालिक बिजली व्यापार पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत अगले 5 वर्षों में नेपाल से बिजली की इतना आयात करेगा। आयात की बात यह सही नहीं है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नई दिल्ली में नेपाल भारत व्यापार शिखर सम्मेलन को नेपाली संबोधन, जो नेपाली वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत की। तो ये दोनों सही है। ये क्या है? दोनों पक्ष द्वारा दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौता हुआ जिसके तहत भारत अगले 10 वर्षों में नेपाल से 10 मेगावाट आयात करेगा। 5 वर्षों में नहीं, ठीक है, 10 वर्षों में है और 10,000 मेगावाट की बात है। क्वेश्चन नंबर 25, जून 2023 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफओ के तहत पेंशन, भविष्य निधि और बीमा के लिए योजनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए 3 समितियां गठन किया है। ईपीएफओ तीनों समितियों का समग्र समन्वयक कौन होगा? तीनों समितियों का समन्वयक कौन होगा? चंद्रमौली चक्रवर्ती साहब होंगे, ठीक है। ईपीएफओ ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रावधान के अनुरूप ईपीएफओ के तहत पेंशन, भविष्य निधि और बीमा के लिए योजनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए 3 समिति का गठन किया है। 3 योजना क्या होंगे? भविष्य निधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, पेंशन के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, बीमा के लिए कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना। चंद्रमौली चक्रवर्ती अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त तीनों कानूनी समितियों का समग्र समन्वयक होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब 26 से अगला क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक अगला वीडियो में देखेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यदि लगता है कि इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ है, 1%, 2%, 3%, थोड़ा सा भी हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो आपको 1% भी यदि फायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है, तो सब्सक्राइब कीजिए। और हमें उम्मीद है कि 1% नहीं, आपको 90% बेनिफिट होंगे, क्योंकि हम पीडीएफ वगैरह भी देते रहते हैं। तो आप उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर आके देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वो आपके पास मैसेज पहुंचे। थैंक यू।